नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड, इसकी अपनी एक अलग ही राजनीतिक पहचान है। पर यह पहचान बनी कैसे? आज हम इसी की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसा सफर जो हजारों साल पुराना है। तो सवाल यही है, आखिर हजारों सालों में किसी जगह की पहचान बनती कैसे है? उत्तराखंड की कहानी में इसका जवाब छुपा है। ये कहानी है जुड़ने की, लड़ने की और बदलने की। एक ऐसी कहानी जिसने इन पहाड़ों को, इस भूमि को, इसका आज का रूप दिया। और इस कहानी की शुरुआत होती है पत्थरों से। जी हाँ, उन सबसे पहले सबूतों से जो बताते हैं कि इस इलाके का इतिहास कितना गहरा, कितना प्राचीन है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है पाषाण युग से। 1968 में सुयाल नदी के पास लखुदियार में कुछ प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले। और सिर्फ यही नहीं, अल्मोड़ा से लेकर गढ़वाल तक हर जगह पुराने निशानों की भरमार है। कमाल की बात तो ये है कि मलारी गांव में खुदाई हुई तो सोने का एक फ्यूनररी मास्क मिला। सोचिए जरा, ये सब सबूत हैं कि ये जमीन कितनी कितनी पुरानी है। इस जगह का महत्व सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, आध्यात्मिक भी बहुत गहरा है। स्कंद पुराण के केदार खंड में एक बात कही गई है कि यह भूमि इतनी पवित्र है कि देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इन पुराने ग्रंथों ने ही इस जगह को एक पवित्र पहचान दी, जो आज भी कायम है। वक्त आगे बढ़ा और हम पहुंची मध्यकाल में। अब यहाँ लोकल राजवंश खड़े हुए जिन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई, और यहीं से गढ़वाल और कुमाऊं, इन दो अलग अलग पहचानों की नींव पड़ी। तो उत्तराखंड का जो पॉलिटिकल मैप था, वो असल में दो बड़े राजवंशों ने बनाया। करीब 700 एडी में कुमाऊं में चंद वंश आया, और लगभग उसी समय 628 एडी में कनकपाल ने गढ़वाल में परमार या कहें पंवार वंश की शुरुआत की। और फिर सदियों तक ये दोनों राज्य साथ साथ चलते रहे, एक दूसरे के समानांतर। लेकिन जब हम गढ़वाल की बात करते हैं तो एकीकरण से पहले वो 52 गढ़ों में बटा हुआ था। इसका मतलब है 52 छोटे छोटे किले, 52 छोटे छोटे सरदार जो सब आज़ाद थे। मतलब पूरा इलाका राजनीतिक तौर पर बिखरा हुआ था। अब इस बिखरी हुई ताकत को एक करने का बीड़ा उठाया राजा अजयपाल ने। उन्होंने एक एक करके इन सारे 52 गढ़ों को हराया और एक यूनाइटेड गढ़वाल राज्य बनाया। कैपिटल को पहले देवलगढ़ और फिर आखिर में श्रीनगर ले गए। पता है, उनकी तुलना सम्राट अशोक से होती है। क्यों? क्योंकि जैसे अशोक ने सब कुछ जीतने के बाद लड़ाई छोड़ दी थी, वैसे ही अजयपाल ने भी साम्राज्य को एक करने के बाद आध्यात्म का रास्ता चुन लिया। लेकिन सदियों की ये आज़ादी हमेशा के लिए नहीं थी। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। बाहर से हमले होते हैं, विदेशी ताकतें आती हैं, और इस इलाके की अपनी संप्रभुता खत्म हो जाती है। और इसके साथ ही शासन का पूरा तरीका ही बदल गया। जहां पहले अपने राजा थे, अपनी आज़ादी थी, अब वहां बाहरी ताकतों का कंट्रोल था। पुराने टैक्स सिस्टम की जगह नए और अक्सर बहुत सख्त टैक्स लगा दिए गए। और ये पूरा इलाका अब बड़े बड़े साम्राज्यों का बस एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह गया। 1790 से 1815 के बीच यहाँ गोरखाओं का शासन रहा। ये दौर बहुत ही क्रूर और सख्त मिलिट्री राज के लिए जाना जाता है। लोगों पर मनमाने भारी भरकम टैक्स थोप दिए गए, यहाँ तक कि ब्राह्मणों पर भी कुसही नाम का एक अलग टैक्स लगा दिया गया। खैर, इस दौर का अंत हुआ 1814-16 में हुए एंग्लो नेपालीज युद्ध के साथ। एंग्लो नेपालीज युद्ध के बाद इस इलाके को दो हिस्सों में बांट दिया गया। टिहरी को एक रियासत बना दिया गया, और बाकी का पूरा हिस्सा, जिसे ब्रिटिश कुमाऊं कहा गया, वो सीधा सीधा अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। और ये जो डुअल स्ट्रक्चर था, यही अगले 100 सालों तक इस इलाके की पहचान बना रहा। अब ब्रिटिश राज में एक बहुत ही शोषण करने वाली प्रथा थी, कुली बेगार। इसका मतलब क्या था? मतलब ये कि जब भी कोई ब्रिटिश अफसर दौरे पर आएगा तो आसपास के गांव वालों को उनका सामान, उनका सारा तामझाम सब मुफ्त में ढोना पड़ेगा। कोई पैसा नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्हें मुफ्त में खाना पीना देना पड़ता था, जिसे कुली बर्दायाश कहते थे, और दूसरे काम भी करने पड़ते थे। जाहिर है, लोगों में गुस्सा तो भरेगा ही। और इसी शोषण के खिलाफ धीरे धीरे एक आवाज उठनी शुरू हुई, एक नई चेतना जागी। ये उत्तराखंड में आधुनिक राजनीतिक आंदोलनों की शुरुआत थी। अंग्रेजों की वन नीतियों ने लोगों के पारंपरिक हक छीन लिए थे। 1930 में कवि गोरदा ने अपनी कविता वृक्षों को विलाप में इस दर्द को आवाज दी। उन्होंने लिखा, हमें मत काटो, हमारी नीलामी मत करो। अगर तुम हमें खत्म कर दोगे तो कल क्या करोगे? पछतावा की आग में हमेशा जलते रहोगे।
ये लाइनें उस दौर के लोगों के गुस्से और बेबसी को दिखाती हैं। इसी बढ़ते गुस्से के बीच एक साल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल 1921। ये वो साल था जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। और फिर आया वो दिन, 14 जनवरी 1921। बागेश्वर में उत्तरायणी का मेला लगा था। वहां करीब 40,000 लोग इकट्ठा हुए और सबने मिलकर कसम खाई कि अब कुली बेगार प्रथा खत्म। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? जो सरकारी रजिस्टर थे जिनमें बेगार का हिसाब रखा जाता था, उन्हें उठाया और सीधा सरयू नदी में फेंक दिया। ये एक जबरदस्त नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था और इसने इस घटिया प्रथा की कमर तोड़ दी। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है, एक आधुनिक पहचान को गढ़ने की कहानी और आजाद भारत के साथ जुड़ने की कहानी। कूली बेगार आंदोलन की जीत ने लोगों में एक नया जोश भर दिया। 1930 में नमक सत्याग्रह और झंडा सत्याग्रह हुए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में तो यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालत ये हो गई थी कि ब्रिटिश गढ़वाल के कुछ हिस्सों से कुछ समय के लिए अंग्रेजी हुकूमत खत्म ही हो गई थी। फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1949 में टिहरी गढ़वाल रियासत भी भारत में शामिल हो गई। अच्छा, यहाँ की सैन्य परंपराएं भी बहुत मजबूत थीं। अंग्रेजों ने भी इसे माना और 1890 में गढ़वाल राइफल्स बनाई। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात हुई दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। गढ़वाल राइफल्स की 2 बटालियन के करीब 2,500 सैनिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज यानी INA में शामिल हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्र सिंह नेगी और मेजर देव सिंह दानू जैसे बड़े अफसर भी INA का हिस्सा बने। देश को आज़ादी मिल चुकी थी, पर उत्तराखंड का एकीकरण अभी भी अधूरा था। कहानी का जो आखिरी पन्ना था वो लिखा जाना बाकी था, और वो लिखा गया साल 1949 में। 1 अगस्त 1949 ये वो तारीख थी जब 600 साल पुराना टिहरी गढ़वाल राज्य यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा बन गया, और इसी के साथ उत्तराखंड का भारत में राजनीतिक एकीकरण पूरा हुआ। इस तरह गढ़वाल और कुमाऊं, जो सदियों से अलग अलग थे, आखिरकार एक आधुनिक राजनीतिक इकाई में एक हो गए। तो ये थी उत्तराखंड की कहानी, रेजिलियंस की कहानी, एक अलग पहचान बनाने की कहानी, जो हजारों सालों के उतार चढ़ाव से गुजरकर बनी है। अब सवाल ये है कि इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा?